नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो है अंक गणित में जो है आज जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है LCM एंड HCF, यानी कि लसा और मासा, इसको हम लोग शार्ट रूप में कहते हैं। तो सबसे पहले तो आइए हम लोग इसका फुल फॉर्म जानने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल हो गया, ठीक है। या इसी को हिंदी में बात करते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक, इसको लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। और अगर हम HCF की बात करें, इसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। या इसी को GCD भी कहते हैं, इसी HCF का ही नाम है। और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, ठीक, ये हो गया। या इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ये हो गया। इसी से म स लिखा जाता है शार्ट में, और LCM को ल स लिखा जाता है, ठीक, ये हो गया। तो ये हमारा टॉपिक है आज का। लेकिन LCM और HCF जानने से पहले सबसे पहले तो इसमें लिखा क्या है, मल्टीपल लिखा है या और फैक्टर या डिवीज़र, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, तो ये लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल क्या होता है, या इसको जो है हिंदी में अपवर्त्य कहते हैं, ठीक। या इसी को हम लोग गुणज भी कहते हैं। कोई भी संख्या है जिसका भी हमको मल्टीपल निकालना है या गुणज निकालना है, उसमें आप बारी बारी से 1, 2, 3, 4, 5 इन सभी संख्याओं से गुणा करते चले जाइए। आपको क्या मिलता चला जाएगा, मल्टीपल मिलता चला जाएगा, ठीक। जैसे मैं कहूँ कि अगर हमको 4 का मल्टीपल लिखना है, अगर 4 के मल्टीपल की बात करें तो मैंने क्या बताया, मल्टीपल ज्ञात करने के लिए हम उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन तक हम लोग गुणा करते चले जाते हैं और हमको जो है वो मल्टीपल मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे 4 का पहला मल्टीपल जब 1 से गुणा करेंगे 4, 2 से करेंगे तो 8, फिर 3 से करेंगे तो 12, 4 से करेंगे तो 16। ये सभी क्या हैं, 4 के अपवर्त्य हैं या गुणज हैं, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डिवीज़र की, ठीक। फैक्टर या इसी को डिवीज़र भी बोलते हैं, या इसको हिंदी में हम लोग जो बोलते हैं अपवर्तक बोलते हैं, या गुणनखंड भी इसको बोलते हैं, ठीक, ये हो गया। अब ये क्या होता है, कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक संख्या 25 लेता हूँ, ठीक। इसके फैक्टर या डिवीज़र की बात करें तो जिस भी संख्या से यह पूर्णतः विभाजित हो जाए वही इसके डिवीज़र कहे जाते हैं या वही इसके फैक्टर कहे जाते हैं। जैसे अगर 25 की बात की जाए तो इसके डिवीज़र कौन कौन से होंगे, यानी कि ये किन किन संख्याओं से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। हम लोग पिछली क्लास में रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी यानी कि विभाजिता का नियम पढ़े हैं। तो 25 किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है, 1 से तो सभी संख्याएं हो जाती हैं, ये 5 से होगा, फिर 25 से होगा और कोई संख्या से विभाजित होगा नहीं। तो 1, 5 और 25 ये इसके क्या हुए,
ये इसके फैक्टर हुए या डिविज़र हुए, या हिंदी में बोले तो अपवर्तक हुए या गुणनखंड हुए। ठीक, ये हो गया। अगर मैं कहूँ कि 36 का जो है आप फैक्टर बताइए या जो है उसके डिविज़र को बताइए, तो 36 किन किन संख्याओं से विभाजित होगा? 1 से होगा, चूंकि ये सम संख्या है तो ये 2 से भी हो जाएगा। और मैंने क्या बताया था, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए बताया था कि इसके डिजिट्स का सम अगर 3 के मल्टीपल में है या 3 के गुणज में है तो ये संख्या 3 से विभाजित, यानी कि ये 3 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसके अंकों का योग 6 3 9 होगा, तो 9 3 से विभाजित है, इस वजह से 3 इसका एक डिविज़र हो गया। और इसके बाद देखिए 4 से भी विभाजित हो जाएगी, उसके बाद ये 6 से भी विभाजित हो जाए, क्योंकि 2 और 3 दोनों से विभाजित, इस वजह से 6 से भी विभाजित हो जाए। अंकों का योग 9 है, इस वजह से ये 9 से भी विभाजित हो जाएगी। इसके बाद ये किससे विभाजित होगी? 18 से। इसके बाद ये किससे विभाजित होगी? 36 से। यानी कि ये सभी इसके क्या हुए? ये सभी इसके एक तरीके से आप गुणनखंड कह लीजिए, फैक्टर कह लीजिए या डिविज़र कह लीजिए, ये तीनों एक ही बात है। अब आइए हम लोग एक और टर्म समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में इंटर करते हैं। अब देखिए, जैसे दो संख्याएं होती, एक कंपोजिट नंबर होती है और दूसरी संख्याएं जो होती हैं वो प्राइम नंबर होती हैं। इनको हम लोग इनकी जब बात करते हैं, इसको हम लोग प्राइम नंबर को हम लोग अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, और कंपोजिट नंबर को हम लोग भाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब देखिए, अगर भाज्य संख्याओं की बात करें तो इनके जो गुणनखंड होते हैं या इनके जो डिविज़र होते हैं वो 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। या 2 से अधिक कह लीजिए, क्योंकि अगर मैं किसी भी संख्या की बात करूं, जैसे मैं कहूं कि 4 कैसी संख्या है? ये भाज्य संख्या। कैसे? इसके अगर गुणनखंड की बात की जाए या इसके डिविज़र की बात की जाए तो ये एक तो 1 से विभाजित होगी, इसके बाद ये 2 से विभाजित होगी, इसके बाद ये 4 से विभाजित होगी। तो इसके कितने जो है फैक्टर आए या इसके कितने डिविज़र आए? 3 डिविज़र आए ना, इस वजह से ये भाज्य संख्या है। और अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें तो यह जो है केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती है, और स्वयं से विभाजित। जैसे मैं कहूं कि 2, उसके बाद 3, 5, 7, उसके बाद 11, ये सभी संख्याएं देखिए, ये सभी अभाज्य संख्याएं। क्यों? क्योंकि ये जो है एक तो 1 से विभाजित होंगी और स्वयं से विभाजित, इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से नहीं विभाजित होंगी। अगर कोई भी संख्या जो है 1 से और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए तो उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे, और अगर कोई संख्या 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो तो उसको हम लोग अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। तो इस कड़ी में हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। उसका फुल फॉर्म तो आप लोग जान ही चुके हैं, और इसके साथ ही साथ मल्टीपल और डिविज़र भी आपको पता है। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। अब देखिए, पहले हम लोग एलसीएम की बात करते हैं। मल्टीपल आपको पता ही हो गए। मल्टीपल किसे कहते हैं? मल्टीपल ज्ञात करने के लिए हम उस संख्या में 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन तक क्रमशः अगर गुणा करते चले जाएंगे तो हमको मल्टीपल मिलता चला जाएगा। या दूसरे शब्दों में कहें कि अगर हम उसी जिस किसी भी संख्या का हमको मल्टीपल निकालना हो, हम उसका पहाड़ा पढ़ते चले जाएं, उसका टेबल पढ़ते चले जाएं, तो वही उसके मल्टीपल कहे जाएंगे। जैसे देखिए, अब हम लोग एलसीएम पे आते हैं कि एलसीएम क्या होता है। जैसे मैं कहूं कि 18 और 36, इन दोनों के आप मल्टीपल लिखिए।
अगर मल्टीपल इनका लिखा जाए, इसके मल्टीपल क्या क्या होंगे? पहले तो ये 18 ही होगा, 1 से गुणा करेंगे 18, 2 से करेंगे 36, 3 से करेंगे 54, उसके बाद 4 से करेंगे 72, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अगर 36 की बात की है, 36 के मल्टीपल में, तो पहला 36, दूसरा 2 से करेंगे तो 72, 3 से करेंगे तो 36 3 108, और उसके बाद ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए इन दोनों में 18 और 36 के मल्टीपल में क्या कॉमन दिख रहा है? एक तो ये 36 दिख रहा है, उसके बाद ये 72 भी दिख रहा है ना। ये क्या हो गए? 18 और 36 के जो है ये सम अपवर्त हो गए, सम अपवर्त या सम गुणज कह लीजिए, ये सम अपवर्त हो गए। लेकिन हमको निकालना क्या है? 18 और 36 के सम अपवर्त का क्या क्या हुए? 36 और 72, ठीक। लेकिन हमको निकालना क्या है? हमको लघुत्तम समापवर्त निकालना है। समापवर्त को अगर लिखा जाए तो ये सम प्लस अपवर्त लिखा गया है ना। तो हम लोग 18 और 36 के सम अपवर्त तो लिख चुके ना, लेकिन हमको निकालना क्या है? लघुत्तम निकालना है, लघुत्तम समापवर्त, यानी कि इनके जो अपवर्त लिखे गए इनमें लघुत्तम कौन है? देखिए लघुत्तम कौन है? 36 ही तो लघुत्तम है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, यानी कि इनके अपवर्त में सबसे छोटा। तो यानी कि 18 और 36 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? वो 36 ही आएगा ना। ये तो हो गया इसके परिभाषा के आधार पर अगर एलसीएम निकालना हुआ, ठीक। ये देखिए, या एक और देख लीजिए, जैसे मैं कहूँ कि 8 और 12, इनका हमको अगर एलसीएम निकालना हुआ तो हम लोग इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए अगर 8 की बात की जाए तो जो है 8 के मल्टीपल क्या क्या होंगे? 8, उसके बाद 16, उसके बाद 24, उसके बाद 32, ऐसे बढ़ते जाएंगे इसके मल्टीपल। अगर 12 की बात की जाए तो पहला मल्टीपल 12, दूसरा मल्टीपल 24, तीसरा मल्टीपल 36, इसके बाद 48, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसके जो है जो कॉमन मल्टीपल आएंगे, कॉमन मल्टीपल, इसके कॉमन मल्टीपल क्या क्या होंगे? मैं शार्ट में कॉमन मल्टीपल या इसी को जो है सम अपवर्त सम अपवर्त हिंदी में बोलते हैं। अगर इसके कॉमन मल्टीपल की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए पहला 24 मिला, दूसरा फिर अगर इसके बाद और लिखा जाता तो 8 3 8 32, 8 5 40, 8 6 48, इतना आता। जो दूसरा कॉमन मल्टीपल मिलता वो कौन मिलता? 48 मिलता ना। यानी कि इसके अगर कॉमन मल्टीपल की बात की जाए 24 मिलता, 48 मिलता, इसी के बाद 72 मिलता, ऐसे मिलता चला जाता। लेकिन एलसीएम में हम लोग किसको लिखते हैं? यानी कि लासा में हम लोग किसको लिखते हैं? जो सबसे छोटा हो। सबसे छोटा कौन सा है? 24 है ना। तो यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा जो वो 24 आएगा, या लासा जो है वो 24 आएगा, ठीक। ये तो हो गया परिभाषा के आधार पर लासा निकालना। अब आइए हम लोग लघुत्तम निकालने की 2 विधियों की चर्चा करते हैं। लघुत्तम जो है वो 2 विधियों से निकाला जा सकता है। अब तो लघुत्तम समापवर्त जो है वो समझ में आया ना कि वो क्या होता है। हम अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी रहें और उनका जो है अगर हमको लघुत्तम निकालना हुआ, लघुत्तम समापवर्त निकालना हुआ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? उनका जो है संख्याओं के मल्टीपल को लिखते हैं। उसके बाद उसमें जो कॉमन मल्टीपल मिलते हैं उनमें जो सबसे छोटा मिलता है वही जो है हमारा एलसीएम होता है, ठीक। लेकिन हम लोग अगर एग्ज़ाम में जो है इतना समय अगर इस पर खर्च करेंगे तो जो है प्रश्न छूट जाएंगे। तो इसके लिए जो है इसकी 2 विधियां हैं। लघुत्तम समापवर्त निकालने की 2 विधियां हैं। पहली है भाग विधि और दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। यानी कि ये बाई फैक्टराइजेशन मेथड और जो पहला है बाई डिवीज़न मेथड।
अब देखिए भाग विधि से हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर भाग विधि से एलसीएम की बात की जाए तो जैसे मैंने उदाहरण क्या क्या लिया था, सबसे पहला उदाहरण लिया था 8 और 24 का एंड 18 तथा 36 का ना, यही तो निकाले थे हम लोग। देखिए अगर भाग विधि से बात की जाए तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, 8 लिख दिए 24 लिख दिए, इसको हम ऐसे कर देते हैं। अब इसमें भाग लगाते हैं, चूंकि हम लोग जो है विभाजिता का नियम पढ़ चुके हैं, तो अब देखिए ये किससे विभाजित हो जाएगा। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से काटने का प्रयास किया जाता है। जैसे दिख रहा है ना कि ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 से भाग लगाइए, 2 चौका 8, 2 12 में 24, फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, जो भागफल आता है यहाँ पे लिखते हैं, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, फिर 3 से करेंगे, 3 1 के 3, 3 1 के 3। जहाँ पर 1 1 हमको मिल जाए वहीं पर हम जो है अपने भाग को जो है वहीं रोक देते हैं, ठीक। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आया, जो एलसीएम हमारा होता है इसी का आप लोग गुणा कर लीजिए, यानी कि एलसीएम जो होगा वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक, ये जो हमारा एलसीएम आया वो 24 आया आंसर में ना। और अगर 18 और 36 की बात की जाए, इसका अगर एलसीएम निकालना हुआ तो देखिए हम लोग इसको सबसे पहले इसको 2 से भाग लगाते हैं, 2 से भाग लगाएंगे 2 9 18, 9 भाग फल जाएगा ना, फिर 36 में करेंगे 2 18 में 36, फिर दूसरा करेंगे तो ये 9 है ही, ये कटेगा नहीं, इसमें भाग लगाएंगे 2 9 18, ये हो जाएगा। अगर फिर इसको 3 से विभाजित होगा, या 3 तिरक का 9, 3 तिरक का 9, फिर 3 से करेंगे तो ये 1 और 1 हो जाएगा ना। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, वो 2 दूना 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यही तो लिखा गया है यहाँ पे। ये कितना होगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, यानी कि इसका भी एलसीएम जो आएगा वो 36 ही आएगा, ठीक। ये तो हो गया भाग विधि से। अब जो अगला है वो गुणनखंड विधि से है। जैसे मैं कहूँ, अब गुणनखंड करने के लिए, गुणनखंड भी एक तरीके से यही वाली विधि है। जैसे 8 का अगर गुणनखंड करना हुआ तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया ना, 2 दूना 4 दूनी 8। फिर अगर हम लोग 24 का करें तो 2 गुणे 12 होता है, 12 को तोड़ेंगे तो फिर 2 गुणे 6 होता है, ठीक। फिर 2 को तोड़ेंगे, फिर 6 को तोड़ेंगे, 2 गुणे 3 होता है, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 हो गया। तो अब जब हम एलसीएम लिखते हैं तो हम लोग जो है ये देखते हैं कि कहाँ पे किसमें ज़्यादा घात है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का कितनी बार गुणा हुआ है, यहाँ पर 2 का 8 में 2 का 3 बार गुणा हुआ है, और इसमें जो है 2 को, इसमें भी 2 का 3 बार गुणा हुआ है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 2 का 3 बार गुणा, और उसके बाद हम लोग ये 3 बच रहा है इसको भी लिख लेते हैं, यानी कि इसका हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक 24, इसका जो एलसीएम आएगा वो 24 आएगा, ठीक। अब देखिए अगर 18 के गुणनखंड की बात की जाए, इसका गुणनखंड क्या होगा। अच्छा, गुणनखंड भी करने के जो है 2 तरीके हैं, एक तो फैक्टर ट्री के आधार पर, एक इस तरीके से भाग देते हुए आप गुणनखंड कर लीजिए, तो जो सुविधा पड़े आप उस तरीके से गुणनखंड लिख लीजिए। अगर 18 की बात करें तो इसको 2 गुणे 3 लिखा जा सकता है, और 36 की बात करें तो इसको 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए अगर इसके एलसीएम की बात की जाए, मैंने बताया कि जो है जहाँ पर जैसे यहाँ पे 2 का 1 बार गुणा हुआ है, यहाँ पर 2 का 2 बार गुणा हुआ है, जहाँ पर घात ज़्यादा रहेगी हम लोग उसको लिख लेंगे। यहाँ पर 2 की घात 2 या 2 पर 2 की घात 2 का गुणा 2 बार किया गया है तो इसको लिखेंगे हम लोग। उसके बाद देखेंगे कि 3 का गुणा इसमें 2 बार है, इसमें 2 बार है, तो यानी कि इसको 2 बार लिख लेंगे, 3 गुणे 3, ठीक। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई, इसका जो एलसीएम आएगा वो 36 आएगा, ठीक। समझ में आ रहा है कुछ। आइए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। गुणनखंड निकालने में जो सबसे आसान विधि है वो भाग विधि है, लेकिन जानते आप दोनों विधि रही है।
जैसे मैं कहूँ कि दो संख्याएं दे रहा हूँ, उसका जो है गुणनखंड निकालना है। जैसे 360, 420 तथा 336, इन तीन संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना है। इसका जो है एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक, अब देखिए मैंने बताया था कि इसके लिए जो है भाग विधि से पहले इसको करते हैं। 360, 420, 336। भाग विधि में देखिए क्या रहा है, क्योंकि ये तीनों संख्याएं सम संख्याएं तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। सबसे पहले 2 से विभाजित कीजिए। 2 से करेंगे तो 2 18 में 36, 180 हो जाएगा। ये कितना होगा, ये 200। 2 से करेंगे तो 21 दूना 42 होता है, 210 हो गया। फिर ये या यहाँ पे ये काम मत लगाइए तब भी, या लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 336 को भाग लगाएंगे तो ये 2 1 के 2, 1 3, 2 6 12, 1 13, 2 8 16। फिर ये सम संख्या है, 2 से विभाजित हो जाएगी। ये 90 मिलेगा, ये 105 मिलेगा और ये 84 मिलेगा। यहाँ पे अभी ये दोनों सम संख्याएँ दिख रही हैं, ये भी 2 से फिर विभाजित हो जाएगा। 2 से करेंगे 45, फिर ये करेंगे, ये तो कटेगा नहीं। ये करेंगे तो ये 42, फिर ये 2 से कटेगा 45, 105, 21। अब देखिए, अब हम लोग 3 से प्रयास करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 4 9 हो जाएगा, ये 3 से विभाजित हो जाएगी। 5 1 6, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ये 2 1 3, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से काटिए, 3 से काटने के 3 15 में 45। ये इसको काटेंगे तो ये 35 3 105। 3 से काटेंगे 3 7 21। फिर देखिए, फिर हम लोग 3 से भाग लगाएंगे, 3 5 15, ये 35 कटेगा नहीं, ये 7 यहाँ पे है ही। अब देखिए अब क्या दिख रहा है, अब ये 5 से कटेगा ना, 5 1 के 5, 5 7 35, फिर यहाँ पे 7, फिर ये 7 से कटेगा ना, 7 1 के 7, 7 1 के 7, 7 1 के 7। ठीक, तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, देखिए यही लिख लीजिए। कितना लिखा है, 2 का गुणा कितनी बार है, 1 2 3 4 बार ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद 3 का गुणा 2 बार, 3 गुणे 3। इसके बाद गुणे 5 गुणे 7, यही गुणा करके लिख दीजिए। कितना, 7 5 35, 35 3 105, 3 115, गलत हो गया। 7 5 35, 35 3 105, उसके बाद 105 3 से 15, 315 दूनी, 4 से 30, 4 से 30 दूना, 860, 860 दूना, या 860 चौकवा कर लीजिए सीधा सीधा। 4 0 0, 4 6 24, 4 8 32, 2 34। इसका जो एलसीएम आएगा वो 3440 आएगा। ठीक, ये हो गया। तो एलसीएम जो है वो इस तरीके से निकाला जाता है। आइए हम लोग कुछ और सवाल करते हैं। अब देखिए, जैसे 10 की घात 5, 10 की घात 10, 10 की घात 15 और 10 की घात 20, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि हमेशा बड़ी घात को लिया जाता है। ठीक, यहाँ पे 10 की घात 5 है, यानी कि ये चारों अलग अलग टर्म हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देख के बताइए। 10 की घात 20 हो जाएगा ना, यानी जो इसमें सबसे बड़ा है वही एलसीएम हमारा हो जाएगा। एलसीएम के संबंध में जो है एक बात ध्यान रखे रहिए कि एलसीएम जो है कभी भी संख्याओं से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एलसीएम अब समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। HCF
लेकिन इसके विषय में हम लोग कल चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबा हो रहा है। लेकिन जाने से पहले मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप जो है इसका उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे ये है 15 की घात -5, 15 की घात -10, 15 की घात -15 और 15 की घात -20। इसका एलसीएम क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तथा इसके साथ ही साथ एक और सवाल मैं दे देता हूँ। ये पहला है ये, इसके बाद ये दूसरा है 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 6 तथा 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 5 और 7 की घात 3। इन दोनों का उत्तर जो है, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो हमारा कल का टॉपिक होगा वो HCF होगा। फिर हम लोग दोनों पे कंबाइंड कैसे सवाल आते हैं हम लोग फिर उसकी चर्चा करेंगे। ये तो इसका बेसिक्स था। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार।